Hello guys, so once again welcome to my channel. In this video we will discuss three things. ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल जो कि हमारा थॉमसन मॉडल भी बोलते हैं इसको। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड थर्ड थिंग इज जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं पहले आपको ये बता देती हूँ मैं। तो जो अब आपके पास है, जैसे कि एक एटम था, तो हमने ये पता कर लिया कि इस एटम के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। अब इस एटम के अंदर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज हैं, इसको प्रूव करने के लिए कि हाँ ये इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, साइंटिस्ट ने अपने मॉडल्स देने शुरू करे कि ऐसा तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक एक करके वो मॉडल्स अब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस मॉडल है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मे बी, दैट इज़ बोर मॉडल। तो बोर मॉडल ने बहुत सारी चीज़ों को जो कि प्रॉब्लम आई थी इन मॉडल्स के दौरान, उन्हें क्लियर आउट करा था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट मॉडल की। तो फर्स्ट मॉडल में बेसिकली बहुत ही सिंपल मॉडल है और इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं है, क्योंकि इतना इसमें जो मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ों को प्रूफ नहीं कर पाया था मॉडल। बट ये मॉडल आपके कोर्स में है तो इसे हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मॉडल है ये वाटरमेलन से रिलेटेड है। इन्होंने कहा कि आप एटम को, थॉमसन ने कहा कि आप एटम को एज एन स्फीयर कंसिडर कर लो। ठीक है, पहली बात उन्होंने यही कही। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इसकी जो आप रेडियस है, एटम की रेडियस आप कितनी उन्होंने बताई, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड थिंग उन्होंने कहा कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब पॉजिटिव चार्ज तो प्रेजेंट है पूरे इस स्फीयर के अंदर, पर एटम हमें पता है कि कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर एम्बेडेड है। इसे इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल से अब कैसे रिलेट किया, इन्होंने कहा जैसे कि एक वाटरमेलन होता है, उसके अंदर जो रेड रेड वाली चीज़ है उसे आप प्रोटॉन मान सकते हो, और जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें आप एज ए सीड अज्यूम कर सकते हो। तो इसलिए इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो थॉमसन मॉडल से हमें क्या पता चला कि एटम क्या है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस हमारी कितनी है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे में स्प्रेड है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ओवरऑल इस मॉडल से हमें ये पता चला कि एटम हमारा कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब और क्या पता चला कि इसकी रेडियस हमारी कितनी है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब बात यहाँ पर आई कि ये वाली चीज़ तो ठीक है कि हमारा एटम न्यूट्रल है, इसने इस चीज़ को प्रूव कर दिया, इसकी रेडियस प्रूव कर दी। लेकिन जब कुछ और फर्दर एक्सपेरिमेंट किए गए इस मॉडल को ध्यान में रखते हुए, तो ये एक्सपेरिमेंट को ये प्रूव करने में क्या रहा, फेल रहा। ठीक है, तो अब ये हमारा मॉडल एक्चुअल नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट थे जो ये प्रूफ नहीं कर पा रहा था। तो इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया और नया मॉडल आया जो कि हमारा किसका था, रदरफोर्ड मॉडल। तो अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसे हम क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, अब जैसे हमने पहले वाला पढ़ा था कैनाल रेस वाला या फिर कैथोड रेस पढ़ा था, तो जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट थे उनके अंदर हम कुछ चीज़ें लेकर के चल रहे थे, फिर पर्टिकुलर कंडीशंस लेकर के चल रहे थे। तो रदरफोर्ड की भी कुछ कंडीशंस थी। सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक हमारे पास क्या होगा, लेड बॉक्स। ठीक है, इस लेड बॉक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा रेस जो हमने पढ़ी थी अभी इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, तो उन अल्फा रेस को हम और क्या बोल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स हमारे बेसिकली हैं क्या, हीलियम 2, और ये क्या है, 4। तो 2 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर, एंड 4 इज मास नंबर। तो इन्होंने कहा कि एक लेड बॉक्स होगा जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अल्फा पार्टिकल। और ये यहाँ पे क्या है, लेड स्लिट, यानी कि एक छोटा सा स्पेस स्लिट ये है जिससे हमारे अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहे होंगे, मतलब पूरे में नहीं फैल रहे हैं, वो एक छोटे से स्पेस से बाहर निकल रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारी क्या प्रेजेंट होगी, थिन गोल्ड फॉइल। जैसे कि हम पढ़ रहे थे अभी, मैं रिलेट करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो चीज़ों को समझने में। हमने पढ़ा था कि जो कैथोड रेज हैं वो एल्युमिनियम की जो थिन शीट होती हैं उन्हें क्या कर देती हैं, पेनिट्रेट कर देती हैं। तो इसलिए इसी तरीके से हमने यहाँ पे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में थिन गोल्ड फॉइल यूज़ की है। अब इन्होंने क्या किया है, इस गोल्ड फॉइल को किससे सराउंड कर दिया है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग से, वही टू शो सीन द फ्लोरेसेंस। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ किया था, एक मूवेबल माइक्रोस्कोप। ठीक है,
अब हुआ क्या, जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल से पास कराने की कोशिश की तो इन्होंने देखा रदरफोर्ड ने कि काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए इस तरीके से। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन को शो किए स्ट्रेट पाथ से वापस बाहर की ओर निकल गए। फिर इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो कि स्मॉल एंगल पे क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्ट कर रहे थे, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो कि इससे टकराने के बाद, गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद दोबारा से अपने पाथ पे क्या आ रहे थे, वापस आ जा रहे थे। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने, इससे डिफ्लेक्ट करे और ये वापस आ गए। तो 3 ऑब्जर्वेशन की रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान पे। इसे हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम अल्फा पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं और उसकी को क्या करवा रहे हैं, स्कैटर करवा रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो 3 ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो स्ट्रेट चले गए उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कुछ डिफ्लेक्ट करे कुछ स्मॉल एंगल पे, और कुछ 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होकर के वापस वहीं पर आ गए जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था अपना पार्ट। ठीक है, तो 3 ऑब्जर्वेशन ये की गई। अब कोई भी आप जब ऑब्जर्वेशन करते हो या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उससे हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो जो रदरफोर्ड थे इन्होंने भी कुछ कंक्लूजन निकाले इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो वो क्या थे, सबसे पहला इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे बाहर निकल रहे हैं, यानी कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस कैसा है, एम्प्टी स्पेस है या फिर हॉलो स्पेस आप बोल सकते हो इसे। सेकंड, अब कुछ पार्टिकल अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहे थे। डिफ्लेक्शन कब होगा, हमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि हीलियम ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल है जिसे हम हीलियम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 और 4, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना था, मैंने बताया था आपको +2 यूनिट, यानी कि ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब डिफ्लेक्शन कब होगा, जब पॉजिटिव से टकराएगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इन्होंने कहा कि इस एटम के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। थर्ड थिंग, अब हीलियम पार्टिकल हमारा, इसका मास कितना है, 4 किस में मेज़र कर रहे हैं हम इसे, AMU क्या होता है, एटॉमिक, लिख लो आप लोग, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो अब इसका मास हमारा कितना है, 4। अब जो हमारे 4 इसका अगर मास है तो ये किसी एक हैवी चीज़ से टकरा रहा होगा। इसको आप इस तरीके से समझ लो कि ये हमारा हीलियम अल्फा पार्टिकल है और ये कोई एक हैवी चीज़ जिससे ये टकराने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग इसमें टकरा रहा है कि ये अपने पाथ पे ही क्या आ जा रहा है, टकरा के वापस आ जा रहा है। तो यानी कि इन्होंने कहा कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ बहुत ही हैवी चीज़ प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये टकरा करके वापस आ रहा है। पर ऐसा जो स्पेस है, जो कि यानी कि एक हैवी जो स्पेस एटम के अंदर प्रेजेंट है, ये बहुत ही कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स तो कैसे हैं, बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट बाहर निकल जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा है एटम के अंदर, एम्प्टी है। फिर इन्होंने कहा कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉजिटिव आपस में टकरा रहे हैं और डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। थर्ड थिंग इन्होंने ये कही कि एटम के अंदर कुछ एक हैवी चीज़ प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं अपने पाथ पर वापस आ रहे हैं। तो ये 3 इन्होंने कंक्लूजन निकाली। ठीक है, अब इससे क्या पता चला हमारे को, इससे हमें ये पता चला, फर्स्ट थिंग इज कि ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा है, एम्प्टी है, तो इसे एक लिख लो। सेकेंड, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इन्होंने कहा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। गोल्डस्टीन ने किसकी डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन की। और न्यूक्लियस की किसने डिस्कवरी की, रदरफोर्ड ने। इन्होंने कहा कि एटम के अंदर सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। थर्ड, इन्होंने इस न्यूक्लियस की रेडियस भी बताई, दैट इज 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। एटम की रेडियस याद होगी आपको, अभी मैंने बताई थी कितनी थी, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, जो कि हमें किसके एक्सपेरिमेंट से पता चली थी, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, दैट इज़ द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। और 11th क्लास के अंदर बेसिकली अगर आता है, अभी तक हमने जितना पढ़ा, तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, या तो वो आ जाती है आपकी जो कैथोड रेस आपने पढ़ी उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सेकंड थिंग इज़ ये अल्फा स्कैटरिंग जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं इससे क्या क्या कंक्लूजन निकल कर आए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो भी हमने पढ़ा है वो बेसिक है, जो कि आप अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको वो चीज़ें पता ही होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द बेस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, तो हमें ये पता चल गया कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है। इसके अंदर सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। उसकी रेडियस कितनी है, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब आगे आओ, अब इन्होंने ये तो बता दिया कि एटम के अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब वो पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, है ना, क्योंकि तभी तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसे हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियर चार्ज। अब ये जो न्यूक्लियर चार्ज है डिफरेंट एटम्स के लिए क्या होता है, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हीलियम, या फिर हीलियम को हटा दो, कंफ्यूजन हो जाएगी, और ले लो आप एलिमेंट्स, हाइड्रोजन ले लो, लिथियम ले लो, बेरिलियम ले लो, कोई, ये सारे हमने ले लिए, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का 3 है, यहाँ पे क्या है 4। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ इन्होंने ये कही कि बेरिलियम के जितने भी एटम्स होंगे उनके अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। या फिर इसी तरीके से लिथियम के अंदर, यानी कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे, जैसे मान लो इसे ऐसे समझ लो, ये एक हमारा कोई एक एलिमेंट है, इसके काफ़ी सारे ये एटम है, तो इन सारे एटम के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो सेम होगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे हैं, एक ए एलिमेंट है, एक बी एलिमेंट है, एक सी एलिमेंट है, तो सबका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा, इसे रब कर देती हूँ, या यहाँ पे देख कि चलो ये तो समझ में आ गया कि हमारा न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉरी हमारा प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, पर इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये एटम है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो अभी आप आगे चल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हो, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन रहता है 11th क्लास के अंदर कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो आपको ये तो पता चल गया ऑर्बिट क्या है। ऑर्बिट क्या है कि जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिटल क्या है, इसे डिटेल में हम जब पढ़ेंगे तब बता दूंगी, फिलहाल के लिए इतना समझ लो, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी कि एटम के अंदर वो स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब आई डोंट नो, मुझे अभी हिंदी में इसका मीनिंग ध्यान नहीं आ रहा, बट प्रोबेबिलिटी आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ कहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है 50, कोई भी मतलब कोई चीज़ है जो कि 50, टोटल उसके नंबर कितने हैं 50, और एक जगह एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जा रही है, दैट इज़ 13 अमाउंट के अंदर, और बाकी जगह 10, 15 इस तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि जहाँ पर वो चीज़ सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जा रही है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो प्लेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो ये सारी चीज़ें हमारे को इस रदरफोर्ड मॉडल से पता चली। इसके साथ साथ इन्होंने इस चीज़ को एक चीज़ से रिलेट किया, उसे भी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। वो क्या था, इन्होंने कहा कि जैसे ये हमारा सन है, या थोड़ा सा बड़ा हो गया, सन छोटा कर देते हैं थोड़ा, सन है हमारा, और इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लैनेट, और वो इसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, सन के चारों ओर हमारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप एटम को भी सेम अज्यूम कर सकते हो कि सेंटर में न्यूक्लियस को समझ लो आप सन, और इसके चारों ओर जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं उन्हें आप क्या समझ लो, इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने कहा कि जैसे हमारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो मोशन होता है, ये ध्यान रखना, ये कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं होता, ये हम रिप्रेजेंट करने के लिए इसे शो कर देते हैं इस तरीके से, बट एक्चुअली में ये जो मोशन होता है एक ऐसा मोशन होता है स्पाइरल मोशन, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये भी बेसिक है, मतलब ये पूछ लेते हैं
तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आप अच्छा ये बताओ कि इसके अंदर सर्कुलर मोशन शो करते हैं इलेक्ट्रॉन या फिर स्पायरल, सो यू हैव टू नो कि वो स्पायरल मोशन को शो करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, उससे हमने ये पता कर लिया कि क्या क्या कंक्लूजन निकले, न्यूक्लियस के बारे में हमें पता चल गया, उसकी रेडियस के बारे में हमें पता चल गया। तो अभी मैं आपसे बात कर रही थी स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो बोर्स मॉडल। तो कोई भी नया मॉडल कब आता है? जब ये मॉडल भी क्यों आया होगा? क्योंकि थॉमसन मॉडल्स जो था कुछ चीज़ों को प्रूफ नहीं कर पाया था, इसलिए हमारा क्या आया, नया मॉडल आया। अब इस जो रदरफोर्ड मॉडल है इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो ड्रॉबैक्स क्या थे रदरफोर्ड मॉडल के, वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉबैक क्या था, एटम की स्टेबिलिटी। एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था हमारा रदरफोर्ड मॉडल। तो ये नोट डाउन कर लेना, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकंड थिंग इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो कैसे स्पेक्ट्रम शो करता है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये जो ड्रॉबैक थे ये हमारे इसके रदरफोर्ड मॉडल के, ये दो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था हमारा रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो अब ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को कैसे नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं इन स्पायरल पाथ। तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, चार्ज पार्टिकल, इस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो जब कोई भी हमारी चार्ज बॉडी किसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करती है तब वो अपनी क्या करती है, एनर्जी को लॉस करती है। तो अगर ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा तो धीरे धीरे ये न्यूक्लियस के पास आता चला जाएगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि न्यूक्लियस के अंदर लाई डाउन कर जाएगा। तो इस वजह से ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो साइंटिस्ट ने देखा सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड के अंदर ही जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो ये दोनों क्या थे, ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल के। तो इन ड्रॉबैक्स को ख़त्म करने के लिए, इन ड्रॉबैक्स को क्योर करने के लिए एक नया मॉडल हम पढ़ेंगे, दैट इज़ बोर मॉडल, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। बट उससे पहले ये पढ़ लो जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था और कहाँ से आ गया एकदम से, उसके बारे में हम बात करते हैं पहले। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो हमारा एटम है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब एटम, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या है, नेग्लिजिबल है। और क्या मास हमने पढ़ा था इसका, 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। और अगर आप इसे केजी में पढ़ रहे हो तो 9.1 × 10⁻31 kg। तो अब इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, यानी कि जो एटम का मास है वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन के मास की वजह से। पर ऐसा देखा गया कि काफ़ी सारे जो हमारे एलिमेंट्स थे उनके ही एटॉमिक मास को फॉलो नहीं कर रहा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हीलियम ही ले लो, तो हीलियम में यहाँ पे हमारे क्या है, 2 और 4 है ना, तो इसका मास नंबर क्या है, 4 है। तो इसका इतना मास कैसे हुआ, सिर्फ प्रोटॉन की वजह से। ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही प्रोटॉन है। अभी आप पढ़ लोगे 2 प्रोटॉन कैसे हैं, तो उस चीज़ को स्किप कर दो। फिलहाल बस इतना समझ लो कि ये जो हमारा एटम है इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो मास है वो सिर्फ किसकी वजह से है, इस एटम का, प्रोटॉन की वजह से। पर अगर खाली प्रोटॉन के मास से हम एटम का मास फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये एटॉमिक मास को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था एलिमेंट्स के। तो इन्होंने कहा रदरफोर्ड ने कि एटम के अंदर प्रोटॉन के जैसी ही एक और चीज़ प्रेजेंट है, जिसे जो कैसी है, हमारी न्यूट्रल है, जिस पे कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है। और उस जो चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट है एटम के अंदर प्रोटॉन जैसी, उसका मास प्रोटॉन के मास के क्या है, बराबर है। यानी कि जो प्रोटॉन का मास होगा उतना ही उस न्यूट्रल चीज़ का भी मास होगा और उस पर क्या होगा, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन वो पार्टिकल क्या है उसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया था। तो फिर एक नए साइंटिस्ट थे, दैट इज जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने क्या प्रूफ किया, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमारी कहाँ से हुई, जेम्स चैडविक मॉडल से। मॉडल नहीं है, सिंपल जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इन्होंने हमारी बेरिलियम, जैसे कि अभी हमने पढ़ ली गोल्ड फॉइल, तो यहाँ पे इन्होंने किसकी शीट ली थी, बेरिलियम की। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 एंड मास नंबर इज 9। जब इन्होंने इस बेरिलियम की शीट पे अल्फा पार्टिकल्स से स्कैटरिंग करवाई तो इन्होंने देखा, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, एक नया एलिमेंट फॉर्म हुआ, दैट इज कार्बन। और इसी के साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला। ये जो न्यूट्रल पार्टिकल निकला ये एक्चुअली में क्या था, न्यूट्रॉन। तो
तो आप देख सकते हो इसे बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2। इन दोनों से एक नया एलिमेंट जनरेट हुआ दैट इज कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है एंड मास नंबर 12। और एक अनदर सब्सटेंस निकला, एलिमेंट नहीं, जो कि हमारे एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, अब ये न्यूट्रॉन क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहली बात, न्यूट्रॉन नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो ये कैसा है, हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, सेकेंड, जो हमारा मास है, हमने रदरफोर्ड ने पहले ही बता दिया था कि जो मास है प्रोटॉन का वो ऑलमोस्ट सिमिलर किसके होगा, जो भी न्यूट्रल पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो जो न्यूट्रॉन का मास था वो कितना था, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर आपको याद हो तो हमने प्रोटॉन का मास कितना पढ़ा था, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी कि बहुत ही स्लाइटली अगर आप देखो तो जो न्यूट्रॉन है उसका मास क्या है, ज़्यादा है प्रोटॉन के मास से, और ऑलमोस्ट तो ये सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमारा जो न्यूट्रॉन है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, उसका जो मास है स्लाइटली हैवी होता है वो प्रोटॉन के मास से। ये चीज़ क्लियर हो गई, यानी कि अब यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई कि जो हमारा एटम है, एटम का मास कौन कौन डिसाइड कर रहा है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के एटम के मास को डिसाइड कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है, ये सारे मॉडल्स रब कर देते हैं। अब हमें पढ़ना है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, एक और भी हैं इसके अंदर, आप चाहो तो लिख लो, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, तो अब हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल ग्रो कर सके। थैंक यू।